Okay, so hello everyone, welcome to this lecture. So, from this lecture, we will start our discussion on electricity and magnetism, or if we include electrodynamics, so we can say our discussion on electromagnetic theory. Both are same thing. EMT पढ़ने से पहले मतलब इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ने से पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल विद अस इज द कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स, और इसको हम वेक्टर एनालिसिस भी बोल सकते हैं. वेक्टर एनालिसिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बट इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स. चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स करें, चाहे आप क्लासिकल मैकेनिक्स करें, चाहे आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स करें, जब तक आपको वेक्टर की नॉलेज पूरी नहीं है, वेक्टर एनालिसिस की डीप नॉलेज नहीं है, तब तक आप किसी ना किसी टॉपिक पे जाके हमेशा स्ट्रगल करोगे. सो माय आइडिया इज टू स्टार्ट विद द वेक्टर एनालिसिस फर्स्ट एंड टू डिवोट मोर टाइम इन द वेक्टर एनालिसिस. अगर आप वेक्टर एनालिसिस अच्छे से सीख गए तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब्जेक्ट आपके इतने आसान हो जाएंगे कि आपको जस्ट देखना है कि किस टॉपिक में हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके बाद सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर वेक्टर नहीं आया और ऐसे ही टाइम पास चलता रहा कि भाई एक टॉपिक ध्यान रख लिया, ठीक है इसमें ऐसे करना है, दूसरे में ऐसे करना है, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आप भूल जाओगे कैसे सोल्व करना है आगे. अगर आपको वेक्टर की नॉलेज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज वेरी 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 इजी सब्जेक्ट. बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम वेक्टर एनालिसिस से शुरू करेंगे, डेप्थ में जानेंगे वेक्टर एनालिसिस को, वेक्टर बिहेवियर को, टाइप्स ऑफ वेक्टर को, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स को, डिफरेंशियल कैलकुलस को, इंटीग्रल कैलकुलस को, थ्योरम्स ऑफ वेक्टर को, वो सब चीज़ें एक बार हमें डिटेल में करेंगे, ताकि जब हम फाइनल मेन टॉपिक पे जाएं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए. जस्ट आप कंसेप्ट देखें और आपको पता है कि कौन सी थ्योरम को कैसे यूज करना है, किस वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. सो वेक्टर एनालिसिस इज द बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, आई मस्ट से. ओके, सो वेक्टर एनालिसिस में हमें क्या क्या करना है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. देखिए, डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरू करें सो दैट इज नॉट वर्दी. ओके, पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, वेक्टर के ऑपरेशन कैसे होते हैं, किस क्वांटिटी को हम वेक्टर बोल सकते हैं, किस क्वांटिटी को हम वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, ये सब जानना जरूरी है. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिवोट आवर टाइम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एनालिसिस. Okay, so in the vector analysis, the first topic will be introduction to the vectors. Introduction to the vectors. Once we understand the types of vector, the behavior of vector, the operation of vectors, then we can move ahead to the differential calculus. ऑफ वेक्टर. डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है, आप ग्रेडियंट के बारे में सीखेंगे. ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर क्या है, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और कैसे इसको प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट करेंगे. इसके बाद जब डिफरेंशियल कैलकुलस हम पढ़ लेंगे तो इसी में एक आता है सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स. सेकंड डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हमें इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, फिर सेकंड डेरिवेटिव बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसके बाद जब डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस में हम देखेंगे वेक्टर का लाइन इंटीग्रल कैसे लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल कैसे लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे लेते हैं. एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हमें इंफॉर्मेशन होगी इंटीग्रल कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस की. अब दोनों के बीच में
कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास आएगी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट टॉपिक विल बी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस और लाइन इंटीग्रल में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेगी सो दैट कि जब हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी हो तो हमारे पास दोनों की नॉलेज है, ग्रेडियंट निकालना आता है, डाइवर्जेंस, कर्ल और ये सब, तो हम देख सकें कि कैसे निकालना सही रहेगा, कैसा ऑप्टिमम मेथड कौन सा रहेगा, कौन सा फर्स्ट मेथड रहेगा, क्योंकि दोनों से ही फिर हम रिलेशन सेट कर लेंगे। तो चाहे इससे सोल्व करो चाहे इससे करो, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन हमें सोचना होगा कि हम कौन सा यूज करें। तो उसमें हेल्प करेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट हमें मिलेगी, थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस हमें मिलेगी और थ्योरम ऑफ कर्ल हमें मिलेगी। दैट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसके बाद अभी तक हम जो काम कर रहे हैं दैट इज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन अगर कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करना, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, तो उसको हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन द कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन की इंफॉर्मेशन हमें है एक्स वाई जेड की, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं जो एक्स वाई जेड में सोल्व करते हैं। यहां से हम चलेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे यहां पे हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं, वहां पे हम करेंगे आर, थीटा और फाई। दीज विल बी आवर कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पहले कैसे जाया जाए और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे के ऑपरेशंस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए और ये सारी चीजें स्फेरिकल पोलर में कैसे अप्लाई की जाएं, सो दैट कुछ प्रॉब्लम्स जब हमारे पास ऐसे आए कि कार्टेशियन में सोल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है तो स्फेरिकल में वो हम एक या दो लाइन में सोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ऑल्सो आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लेंगे सो नेक्स्ट विल बी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे इसमें आर, थीटा, फाई था, यहां पे हम आर फाई जेड लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं एस फाई जेड। दोनों एक ही बात है, आर और एस के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे जब हमें टॉपिक पढ़ेंगे। तो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे करते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है, बस आर और एस जो है उसका मीनिंग बदल जाता है एज कंपेयर टू दिस आर, इसलिए कई बार इसको एस लिख देते हैं। और अगर आपको क्लियर है तो यहाँ पे आर ही लिख के उसका मीनिंग ध्यान रखेंगे कि आर कौन से डिस्टेंस होती है। ठीक है, सो ये हो गया। अब जब इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी देन वी कैन अप्लाई दिस नॉलेज, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड इंटीग्रल कैलकुलस थ्योरम इनटू दिस। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट कार्टेशियन से ना पूछ के आपको सिलेंड्रिकल में या स्फेरिकल में कोई प्रॉब्लम दी जाती है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट स्पेस की अच्छी नॉलेज है और इनकी अच्छी नॉलेज है तो आप तुरंत उसको 2 लाइन में 3 लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन अब डायरेक्ट वेक्टर में कई बार दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है, किसी एग्जाम के सिलेबस में गिवन होता है, किसी में नहीं गिवन होता है। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि डिराक डेल्टा फंक्शन से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। डिराक डेल्टा फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करके कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो चाहे ईएमटी में पूछा जाए, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स में पूछा जाए। तो इसलिए हमें, और इवन मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें आनी ज़रूरी हैं। अगर वो हमें आती हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन है जो बहुत टिपिकल दिख रहा है वो आपका
विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। तो इसलिए डिराक डेल्टा फंक्शन की नॉलेज भी हमें ज़रूरी है। तो ये सारे वो टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले टूल्स को कलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें जो यूज करना है उसकी नॉलेज हमें आनी चाहिए, है ना। अगर हम समझें कोई भी मैकेनिक है, अगर वो जाके डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने लगेगा बिना नॉलेज ऑफ द टूल्स कि चाबी को कैसे यूज करना है, पाने को कैसे यूज करना है, तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमें पता है कि भाई टूल्स ये हैं हमारे पास, इनकी हमें अच्छी नॉलेज है, तो हमारे पास फिर बड़ा सिंपल सा एक पता है कि भाई इसको ऐसे सोल्व करना है और जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये टूल लगा देंगे। इसलिए वेक्टर एनालिसिस इज द फर्स्ट टॉपिक टू स्टार्ट विद। बात समझ में आई? तो ये हम वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे और ये टूल सारे आपके हेल्प करेंगे। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेक्टर एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बाकी की जो राह है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अदरवाइज जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट सोल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला बनाएंगे, तो आप कहेंगे जी ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, वो सब यहीं से आता है। ठीक है, सो दिस 5 लेक्चर्स और 6 लेक्चर्स ऑन दिस वेक्टर एनालिसिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो आपको पूरा फोकस रखना है, कोई भी डाउट होगा तो इस पर पूछेंगे। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी बोला जा रहा है वो सारे नोट करेंगे। Okay, so write down the first topic, that is introduction of vectors. देखिए, जनरली हम क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्केलर, ये हमने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटीज, एंड देन द वेक्टर क्वांटिटीज। और बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने, जो हम एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आप कहते थे स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। सो ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। एक तो ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। दूसरी, अगर कोई एडवांस में थोड़ा पढ़ता है तो कहता है कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो कोई ऑपरेशन अगर हम लगाएं, कोई सिमेट्री इन्वर्जन अगर हम लगाएं, मतलब आर अगर कोऑर्डिनेट को इन्वर्स करें, एक्स की जगह -x, वाई की जगह -y, जेड की जगह -z, ऐसा कोऑर्डिनेट इन्वर्जन करें तो स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। ऐसी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, लेकिन एलिमेंट्री डेफिनेशन यही है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और एडवांस मैंने बताया दूसरा कि आप बोल सकते हो कि भाई सिमेट्री इन्वर्जन जब होता है, कोऑर्डिनेट इन्वर्जन जब होता है, तो स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, नो चेंज अंडर कोऑर्डिनेट इन्वर्जन। और वेक्टर के बारे में पढ़ा है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो एंड एज वेल एज उनकी डायरेक्शन भी हो, एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। तो यहां पे हम एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मास है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हम बोलते हैं। वेक्टर में हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, फोर्स है,
मोमेंटम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी क्वांटिटीज हमने वेक्टर में देखी हैं। लेकिन अब सबसे पहला सवाल यह है, क्या ये दोनों डेफिनेशंस अपने आप में कंप्लीट हैं कि भाई स्केलर इतना और वेक्टर मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इन दोनों डेफिनेशंस में कुछ एड ऑन करेंगे एंड विल मेक द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ए स्केलर, और यू कैन से द डिफरेंस इन द डिफरेंट स्केलर क्वांटिटीज। एंड सिमिलरली एक वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, क्या ये बात सही है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से कोई भी क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है? क्या सिर्फ 3 कंपोनेंट होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है? अभी तक हम यही सोचते थे, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप समझेंगे कि वेक्टर होने के लिए कुछ और भी जरूरी है। वो क्या है समझते हैं। बेसिक पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं कि लेट अस सपोज भाई हमने 4 किलोमीटर हम अपने पॉइंट से एक डायरेक्शन में गए, यहां से फॉर एग्जाम्पल 3 किलोमीटर हम एक और डायरेक्शन में गए। अब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ये है, हम यहां पहुंचे हैं यहां से चल के। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर एट 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर ओरिजिनल पोजीशन। हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को और कहेंगे द स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वैल्यू इज 5 किलोमीटर। तो हम अपने पॉइंट से 5 किलोमीटर हैं, हम इसको फॉलो करेंगे रादर देन this one. So this is displacement. So displacement is the basic building block of the vectors, right? Displacement is the basic building block of vectors. अब this quantity, ये जो 5 किलोमीटर हमने कहा, ये 5 किलोमीटर some special addition से आया है, some special rule of addition से आया है। ऐसा नहीं है कि 4 + 3 करके 5 नहीं आया है। इस क्वांटिटी पे एक डायरेक्शन भी है, एक मैग्नीट्यूड भी है, और इसने एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो किया है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और तीसरी बात हमने कही कि इट फॉलोज स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम बाद में चल के कहेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो, जिनकी डायरेक्शन हो, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हो, वो वेक्टर कहलाती हैं। अभी भी आंसर पूरा नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ लैच है। अगर ऐसा हो कि यही एक पैरामीटर है, ये तीनों ही एक पैरामीटर हैं किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के, तो हम एक एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये वेक्टर है। लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स 1 इसको बोल देते हैं, एंड दिस इज बॉक्स नंबर 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज इन दिस बॉक्स देयर आर 5 एप्पल्स। फ्रूट वाला एप्पल है, iOS वाला एप्पल नहीं है, ठीक है, एप्पल। 4 से मैंगोज एंड से 3 pears, ऐसी क्वांटिटी इसमें है। तो अगर इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 3 कंपोनेंट्स इसके हैं। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं लिखूं समथिंग से बॉक्स 1 को मैं ए लिख रहा हूं, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज 5x कैप प्लस 4y कैप प्लस 3z कैप। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी, सिमिलरली सेम क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर बट द क्वांटिटी इज डिफरेंट। सो यहां पे से 4 एप्पल्स, 3 मैंगोज एंड से 5 pears, ऐसा इसमें है। तो इसको हमने लिखा 4x कैप प्लस 3y कैप प्लस 5z कैप, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर से अपने डेफिनेशन पे जाते हैं जी। डायरेक्शन है, कंपोनेंट 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैग्नीट्यूड है, टोटल क्वांटिटीज का भी हमें पता है कितनी है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, मतलब सेम कंपोनेंट में ऐड हो रहा है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो कहेंगे भाई 9 एप्पल हैं, 7 मैंगोज हैं एंड 8 pears हैं।
तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर लिया, कंपोनेंट में कंपोनेंट ऐड होते जा रहे हैं, 4 + 5 9, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 9x कैप प्लस 7y कैप प्लस 8z कैप, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो क्या ये वेक्टर है? आंसर इज स्टिल नो। तो आप कहेंगे सर आप सीधा क्यों नहीं बता रहे हो? सीधा इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि हर पॉइंट पे जाके एक लैच है, एक डेफिनेशन और अभी मिसिंग है, दैट विल मेक द कंप्लीट वेक्टर। वो स्टेटमेंट ये है कि एनी वेक्टर क्वांटिटी या एनी क्वांटिटी जिसको वेक्टर होना है, दैट शुड फॉलो ए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो आपने हमेशा सुना होगा किसी भी सब्जेक्ट में जब आप पढ़ते हो कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम आर्बिट्रेरली चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहीं पे ओरिजिन माने यहीं पे माने, वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, एक वेक्टर उसमें डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। सो से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पे एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर को मैंने कहा दिस वेक्टर इज ए एक्स वाई जेड पॉइंट पर, तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ये भी हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, बट अभी बेसिक नॉलेज से लिख लो, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, है ना, ऐसा है फॉर एग्जाम्पल। नाउ सी द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी भी एंगल से रोटेट करें, ट्रांसफॉर्म करें, सो द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर मस्ट ट्रांसफॉर्म इन ए स्पेसिफिक मैनर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करें, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट एक्सिस अब ऐसी हो जाए, ये y हो गया नया, ये z हो गया नया, और ये x हो गया नया, x डैश। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, या समझिए x डैश पे हम रेफरेंस लेके कर देते हैं, ठीक है, x डैश को रेफरेंस लेके हमने y और z हम देख रहे हैं। सो नाउ इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय ए स्पेसिफिक एंगल, देन द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर a, कंपोनेंट्स कौन है, x y और z, they must transform in a specific manner as that of displacement। कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें भी चेंज आना चाहिए, तब तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा मैंने कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर ट्रांसफॉर्म करें किसी एंगल थीटा से, किसी एंगल फाई से, देन द कंपोनेंट ऑफ दिस क्वांटिटी मस्ट ट्रांसफॉर्म इन ए स्पेसिफिक मैनर एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है वैसे ही ये कंपोनेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा। अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो उस क्वांटिटी को हम लास्ट में आके कह देंगे कि नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि इस केस को हम कहें कि भाई ये हमारे पास थे 5 एप्पल्स 4 मैंगो 3 पियर्स, ये सब था। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर दूं तो क्या ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा एंगल से कर दिया, 30 डिग्री से कर दिया, 60 से कर दिया, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा से हमने चेंज किया, तो क्या ऐसा होगा कि जो एप्पल्स हैं वो मैंगो में टर्न आउट हो जाएंगे, या एप्पल की जो क्वांटिटी 5 थी वो 4.5 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, कोई हाफ एप्पल हाफ मैंगो बन जाएगा, कोई हाफ एप्पल हाफ पियर बन जाएगा, या इनकी क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं दे विल रिमेन फिक्स even under the transformation of the coordinate axis। तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट्स चेंज नहीं हुए तो ये तो हमारे रूल के खिलाफ है, और रूल के खिलाफ है तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, डायरेक्शन का होना जरूरी है, और स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, और वेक्टर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भी फॉलो करता हो। तो फोर्थ पॉइंट आप लिखिए, ए वेक्टर ए क्वांटिटी मस्ट फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर मैनर
in a particular manner under coordinate transformation, under coordinate transformation, कि जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होते हैं तो क्वांटिटी को भी एक स्पेसिफिक मैनर में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल बनता है कि सर वो स्पेसिफिक मैनर क्या है, वो कैसे चेंज होना होगा, वो हम देखते हैं कि कैसे चेंज होगा। ओके, सो ये लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट में ही एक डबल ब्रैकेट लगा के, वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ट्रांसफॉर्म, ये पॉइंट लिख लीजिए ना, इसी में लिख लीजिए नीचे करके, वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी उसको जरा समझते हैं, मैं इसको अभी मिटा देता हूं। चलिए, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक करने से पहले एक छोटी सी चीज देखते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर करेंगे। ओके, सो से दिस इज सम कोऑर्डिनेट एक्सिस और यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। तो आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पता है कि इस एक्सिस पे क्या होगा, से दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो जब प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए ऑन दिस एक्सिस विल बी ए कोस थीटा, है ना, एंड दिस विल बी ए साइन थीटा, एंड इफ दिस इज ए साइन थीटा सो दिस विल बी ए साइन थीटा। ऐसे पता है कि कैसे हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोल्विंग ऑफ ए वेक्टर अगर हमें आता है तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हर प्रॉब्लम को सोल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी डायरेक्शन में, कोई एंगल दिया होगा तो आपको रिजोल्व करना आना चाहिए। तो रिजोल्व करने का पता है कि अगर एक एंगल थीटा है किसी एक्सिस के साथ, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए की प्रोजेक्शन एक्स पे विल बी ए कोस थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ए है हमारे पास और ये अननोन मान लो तो ट्रायंगल में आप थीटा की वैल्यू लगा के दिस विल बी ए कोस थीटा और ये ए साइन थीटा हो जाएगा। इफ दिस इज ए साइन थीटा सो दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी ए साइन थीटा, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर चला जाता है ए। तो इसका यूज करेंगे। लेट अस सपोज एक्स वाई एंड जेड, और यहां पे कोई वेक्टर है, एक वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस, विच मेक्स एन एंगल थीटा वाई एक्स with y axis, then this vector A can be written as the projection of A along y direction, that will be A cos theta y cap, plus projection of A on z, that will be A sin theta z cap। ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, A cos theta y cap, A sin theta z cap, A की परछाई y एक्सिस पे, ए की परछाई z एक्सिस पे, राइट। नाउ से आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ट्रांसफॉर्मिंग विद एंगल फाई। तो क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक फाई एंगल से चेंज करते हैं। सो दिस इज नाउ y डैश एंड दिस एंगल इज फाई। मतलब जो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे थी अभी वो ऐसे हो गई है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। सो आवर z डैश विल बी दिस एंगल इज फाई, है ना, इसके साथ फाई है, ध्यान रखें पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसका फाई है। सो नाउ इफ दिस इज थीटा, दिस इज फाई, सो दिस एंगल द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हम देखना चाहते हैं कि जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बदला तो ए में कोई बदलाव आया कि नहीं आया, और आया तो कितना बदलाव आया, वो स्पेसिफिक मैनर जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो स्पेसिफिक मैनर क्या है वो जानने के लिए हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज फाई, दिस विल बी थीटा माइनस फाई। बात समझ में आई? दिस इज थीटा माइनस फाई। नाउ दिस ए वेक्टर
और यू कैन से ए डैश, इसको भी लिख सकते हैं. सो ए डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू ए into projection of this into this. So this will be cos and angle is theta minus phi on y dash. Theta minus phi on y dash cap. ये डैश है, ठीक है, दूसरे वाले का डायरेक्शन y cap यूनिट वेक्टर प्लस a sin theta. तो theta is now theta minus phi. So this will be a sin theta minus phi z dash cap. This will be the representation of this vector in new coordinate, that is y dash and z dash. So this angle. Now if I write a dash as, मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, so a dash will be equal to a cos a minus b. क्या होता है? cos theta cos phi plus sin theta sin phi y dash cap plus a sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. So it will be sin theta cos phi minus cos theta sin phi and it will be z dash. Now अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखिए जो a cos थीटा है इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए वाई बोल दूं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन y एक्सिस, और a साइन थीटा को ए जेड बोल दूं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन z एक्सिस, जो एक्चुअल में हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस था. तो अगर a cos थीटा, देखिए यहाँ पे a cos थीटा आ रहा है, यहाँ पे a साइन थीटा आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पे a साइन थीटा आ रहा है और यहाँ से a cos थीटा आएगा. तो a cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वाई. सो इट विल बी ए वाई into cos phi and this will be a sin theta. So a sin theta is az plus az sin phi y dash cap plus a sin theta is az. So az cos phi minus a cos theta, a into cos theta, that is ay sin phi, ay sin phi, and this will be z dash cap. ओके, सो इसका मतलब अब नाउ सी, इसको हमने क्या बोला था? ए वाई, इसको क्या बोला था? ए जेड. तो जो y डैश के साथ में जो कंपोनेंट है न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इस पूरे कंपोनेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू ए वाई था, सो दिस विल बी ए वाई डैश, नए वाले कोऑर्डिनेट का y डैश, प्लस इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे ए जेड था तो ये नए वाले का है तो ए जेड डैश लिख दूं. सो इट विल बी ए जेड डैश दिस वन. बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो पहले वाला a था दैट इज a इक्वल टू ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप था. अब वाला जो है दैट इज ए डैश इक्वल टू ए वाई डैश कैप प्लस ए जेड डैश जेड कैप डैश. इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये वो वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जब हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंपली वाई जेड पे था. जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक एंगल फाई पे रोटेट किया, ट्रांसफॉर्म किया, तो हमारा जो वेक्टर था उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ए वाई, ए एक्स, ए जेड, जो इनके साथ में होते हैं यूनिट वेक्टर्स के, उसमें भी एक चेंज आया. और वो चेंज कैसा है कि जो ए वाई था वो ए वाई डैश बन गया, जो ए जेड था वो ए जेड डैश बन गया, और ए वाई डैश क्या है? ये है. तो ए वाई डैश फॉर एग्जाम्पल जहां पे 5 एप्पल्स थे, अगर वो वेक्टर होता तो उस 5 में कोई चेंज आना था, वो चेंज यहां पे आया है. ए वाई नहीं रहा, उसकी नई वैल्यू हमारे पास में आई, और ए वाई डैश क्या है? ए वाई डैश है हमारा ए वाई कोस फाई प्लस ए जेड साइन फाई,
और ए जेड डैश क्या है, ए जेड डैश है ए जेड कोस फाई माइनस ए वाई साइन फाई। ध्यान से देखिए इस चीज को, देखो अगर वेक्टर कांस्टेंट रहता, अगर क्वांटिटी कांस्टेंट रहती तो ए डैश वाई जो है वो सिर्फ ए वाई ही होता, लेकिन जो एंगल डिपेंडेंसी आई जो फाई एंगल से चेंज होने के बाद, तो वो यहां पे दिख रही है कि कोस फाई और साइन फाई के कुछ कंपोनेंट्स आके ए वाई डैश जो सिंपली ए वाई होना था वो ए वाई डैश अब ये है, मतलब उसके कंपोनेंट में चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और ए जेड डैश जो सिंपली ए जेड होना चाहिए था उसमें भी एक चेंज आया है, वो चेंज ये है। अगर समझिए मैं फाई को जीरो कर दूं वापस से, इस फाई को यहां पे टिका दें वापस, तो वाई डैश वो वाई बन जाएगा, जेड डैश है वो जेड बन जाएगा। तो उस केस में ए डैश वाई मेरा सिर्फ ए वाई बचना चाहिए और ए जेड डैश है वो ए जेड बचना चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं? सही है ना बात? अगर वापस से इसको ऐसे लगा के देखें तो इसका मतलब सब कुछ सेम हो जाना चाहिए, तो वो एक, तभी तो हम कहेंगे एक स्पेसिफिक मैनर है। देखिए फॉर फाई इक्वल टू जीरो, अगर मैं फाई जीरो कर दूं, ये एंगल जीरो कर दें वापस से, तो देखो ए डैश वाई क्या होगा, कोस फाई विल बी 1, इट विल बी ए वाई, और साइन जीरो विल बी जीरो, तो ए डैश वाई है वो ए वाई हो गया। ए जेड डैश फाई जीरो होते ही इट विल बी ए जेड, और ये जीरो हो गया। देखो अगर वापस से फाई जीरो कर दें तो सब कुछ सेम हो जाना चाहिए, ये सेम हो गया सब कुछ। ए वाई डैश ए वाई के बराबर है, ए जेड डैश है वो ए जेड के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं? सिमिलरली अगर आप कहें जी फाई को 90 डिग्री करके देखो, फाई को 90 कर लो भाई। सो फॉर फाई इक्वल टू 90 डिग्री में देखें तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री में देखो दिस विल बी जीरो, तो ए डैश जो वाई है इट विल बिकम ए जेड, पुराने वाले ए जेड के बराबर हो जाएगा, एंड ए जेड डैश विल बी इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, इट विल बी माइनस ऑफ ए वाई। आप करके देख लीजिए। सो दिस विल बी 90 डिग्री, सो ए वाई होगा दैट विल बी ए जेड, अपोजिट हो जाएगा, और ए जेड डैश होगा वो अपोजिट ए वाई डैश में आ जाएगा। सो दिस विल दिस। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्पेसिफिक रूल हो गया है ना। ऐसा हमने मनमर्जी से चेंज नहीं किया कंपोनेंट कि भाई कंपोनेंट्स कुछ भी हो जाएंगे। कंपोनेंट्स जो चेंज होते हैं वो कंपोनेंट्स भी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, कि वो एंगल क्या है, इस एंगल पे डिपेंडेंसी है, उस एंगल के साथ ये है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, मैट्रिसेस पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा रोटेशनल मैट्रिक्स का एक केस आता है, रोटेशनल मैट्रिक्स। तो रोटेशनल मैट्रिक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहीं से डिफाइन हो जाती है। देखिए अगर हम लिखें ए वाई डैश ए जेड डैश विल बी इक्वल टू कोस फाई साइन फाई कोस फाई माइनस साइन फाई ए वाई ए जेड। देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रोटेशनल मैट्रिक्स। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन रोटेशनल मैट्रिक्स का क्या है मतलब है कि ये मैट्रिक्स इज हेल्पिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस टू दिस वन। देखो ए वाई डैश कैन बी रिटन एज ए वाई कोस फाई प्लस ए जेड साइन फाई, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई इंटू कोस फाई प्लस ए जेड इंटू साइन फाई। ए जेड डैश कैन बी रिटन एज कोस फाई ए वाई माइनस साइन फाई ए जेड। यहां पे हमने गलती कर दी, सॉरी, लेट्स चेक। ए जेड कोस फाई है ना, तो ए जेड कोस फाई है, यहां पे आएगा कोस फाई, एंड ए वाई साइन फाई है तो इट विल बी माइनस साइन फाई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना ए वाई ए जेड में। तो ये देखो ये वाई कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पीछे आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ए वाई साइन फाई प्लस ए जेड कोस फाई, है ना। अब लिख सकते हैं तो ए वाई ए जेड ए जेड। सो इसको कहते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। ये आपकी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड वन। सो अब हम कह सकते हैं कि वेक्टर की क्या डेफिनेशन हो गई। वेक्टर की डायरेक्शन होती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है,
वेक्टर क्वांटिटी स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ऐसा ही नहीं है कि उसको आर्बिट्रेरली अर्थमेटिकली जोड़ दो, ऐसा नहीं है, उसका एक प्रोसीजर है कि वेक्टर एडिशन कैसे होगा। और तीसरा वेक्टर, चौथा जो है वो वेक्टर मस्ट ट्रांसफॉर्म एज रिस्पेक्टिव टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा एक चीज और लिख सकते हो कि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन, मींस वी कैन स्लाइड द वेक्टर इन द स्पेस। छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या वेक्टर क्वांटिटी लोकेशन पे डिपेंड करती है, आंसर होगा नहीं, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती है। कारण देखिए, अगर आप इसको बोल रहे हैं ए वेक्टर, तो इसको स्लाइड करिए स्पेस में, अगर इसकी लेंथ ऑफ द एरो टिपिकली रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। लेंथ ऑफ द एरो से क्या पता लगाते हैं हम, अगर एक वेक्टर को हमने ऐसे लिखा है ए वेक्टर और इसको ऐसे लिखा है, तो इसका जो लेंथ ऑफ द एरो है दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस ए से ज़्यादा होगा, 2a 3a समथिंग लाइक दैट, जनरली ऐसा होता है। बट द लोकेशन का मतलब क्या है कि आप एक, अगर उनका लेंथ ऑफ द एरो सेम है, सेम डायरेक्शन में है, सो वी कैन स्लाइड, इन सभी की वैल्यू ए ही होगी, इन सभी की वैल्यू ए ही होगी, इन सभी की वैल्यू ए ही होगी, इसकी भी वैल्यू ए ही होगी अगर लेंथ ऑफ द एरो इज सेम। सो आप लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन, डू नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन, वी कैन स्लाइड देम इन द स्पेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? वी कैन स्लाइड देम इन द स्पेस। तो ये हमारी एक कंप्लीट डेफिनेशन है। अब जब आपसे कोई पूछे तो प्लीज़ यहाँ तक नहीं रुकना है कि भाई मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, वो चीज़ें हम 11th क्लास से, 12th क्लास से, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, कुछ एड ऑन करना है कि आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की नॉलेज है और वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द फिजिसिस्ट सेंस इट मस्ट ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंगली इन ए स्पेसिफिक मैनर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सी। ठीक है, बात समझ में आई कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है और कैसे हम वापस उन्हीं रिजल्ट्स पे पहुंच पाए हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर। इंटरेस्टिंग। चलिए अभी पहुंचते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड हाउ दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। आपके मन में कभी सवाल ज़रूर आया होगा जब आप वेक्टर पढ़ते हो या वेक्टर की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हो कि कुछ वेक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि जिनकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं कि हम उनमें कर्लिंग इफेक्ट लेते हैं, रोटेशनल इफेक्ट लेते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज आपने कहा कि भाई मोमेंटम P या वेलोसिटी V, डिस्प्लेसमेंट R, ये सभी क्वांटिटीज डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है उधर ही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ कुछ वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी भी हैं, जैसे आप कहें कि भाई एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो जो L की जो डायरेक्शन है वो R की डायरेक्शन में नहीं है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू R क्रॉस P की डायरेक्शन में L है। इसको भी समझेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को, लेकिन ये आपने जरूर पढ़े होंगे। सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज, मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो कभी भी आपने नहीं देखा होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन जैसी कुछ चीज़ है, या R की डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिले। तो इन सभी क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनकी कैटेगरी में। कैटेगरी क्या है? दो तरह के आपके वेक्टर्स हैं, एक को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर और दूसरे को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। दूसरे को हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, पोलर स्टार हम बोलते हैं ना, पोलर स्टार क्या करता है? डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसी तरह से पोलर वेक्टर, ये वो वेक्टर हैं दोज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप लिख लीजिए, पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स
whose direction indicates the direction of motion, इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे आपका मोमेंटम हो गया, जैसा आपका वेलोसिटी हो गया, जैसे आपका एक्सलरेशन हो गया, जैसे आपका फोर्स हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, जैसे डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्वांटिटीज पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आती हैं। इनकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई क्या? ये पोलर वेक्टर कहलाते हैं। दूसरी तरफ एक्सियल वेक्टर, एक्सियल नाम से ही पता चल रहा है कुछ रोटेशनल इफेक्ट है, कुछ रोटेशनल इफेक्ट की बात हो रही, कुछ रोटेशनल एक्सिस की बात हो रही है। तो ऐसे वेक्टर लिख लीजिए, दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन does not inform about direction of motion, full stop. Their direction is along the axis of rotation, direction is along the axis of rotation, along the axis of rotation. वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? एक्सियल वेक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सलरेशन एल हो गया, टॉर्क हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी। इस पे भी जब डिस्कशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जिस दिन कैलकुलेट करेंगे उस दिन एक बार छोटा सा डिस्कशन जरूर करेंगे इस पे कि बी को इस कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, अभी हम मैग्नेटिज्म पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज थिंग्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सियल वेक्टर की क्वांटिटी में कैटेगरी में आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलर वेक्टर की फॉर्म में आता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई इनकी टाइप्स, इनके बेसिक डेफिनेशंस। अब इसमें सबसे बड़ा चेक क्या है? क्या आप देखना चाहें कि ये पोलर है या ये एक्सियल है? ये आप कैसे देखेंगे? तो इनका सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सिमेट्री इन्वर्जन, और यू कैन से कोऑर्डिनेट इन्वर्जन। देखिए भाई, किसी भी क्वांटिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट आर को माइनस आर से चेंज करें, ध्यान से सुनेंगे, आर को माइनस आर से चेंज करके देखें, अगर उस क्वांटिटी में चेंज आया, साइन का चेंज आया, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी थी वो नेगेटिव हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी को कहूं, या इसी को कहते हैं वी को, अगर आर को माइनस आर से चेंज कर दें तो जो वी है वो माइनस वी हो जाता है, क्योंकि ये वी क्या है? डी आर बाई डी टी है, तो आर पे डायरेक्ट डिपेंडेंस है। तो अगर आर को माइनस आर चेंज कर दें तो वी जो है वो माइनस वी हो गया, तो देयर इज ए नेगेटिव साइन, जो वी था वो माइनस वी हो गया है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के साथ इन्वर्ट होती हों, चेंज हो जाती हों, वो क्वांटिटीज हमेशा पोलर वेक्टर्स होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है, लिख लीजिए। पोलर वेक्टर्स चेंजेस साइन, polar vector changes sign under the inversion of coordinates, under the inversion of coordinates. However, axial vectors do not change sign, change sign under the inversion of coordinates, under the inversion of coordinates. Okay, let us suppose L हम देखते हैं, L पे चेक करते हैं। L is nothing but
आर क्रॉस पी, या टॉर्क पे भी कर लेंगे। देखो आर को आपने चेंज करना है माइनस आर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान से देखेंगे। सो इफ आर इज चेंजिंग फ्रॉम आर टू माइनस आर, देन P इज ऑल्सो चेंजिंग, बिकॉज P क्या है अपने आप में, एक पोलर वेक्टर है। P क्या है, पोलर वेक्टर है। P इज इक्वल टू एम वी, वी इज डी आर बाई डी टी। तो इसका मतलब जब R को माइनस आर से चेंज किया तो P भी अपने आप P से माइनस P पे चला गया। और जैसे ही इस L पे विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इस पे कोऑर्डिनेट इन्वर्जन लगाया, आर को माइनस आर किया तो पी हो गया माइनस पी, एक माइनस यहां से बाहर आया, एक माइनस यहां से बाहर आया, दोनों प्लस हो गए, तो एल रिमेन्स एज इट इज। एल में कोई भी चेंज नहीं आया। इन्वर्जन करने के बाद भी, कोऑर्डिनेट इन्वर्जन करने के बाद भी एल में एल रिमेन्स सेम। आर को माइनस आर करने के बाद भी एल रिमेन्स सेम, एल में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ऐसे वेक्टर्स, इसी तरह टॉर्क में देख लो, टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ। तो आर अपने आप में क्या है, पोलर वेक्टर है। एफ अपने आप में क्या है, पोलर वेक्टर है। क्यों है एफ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए इज हेयर, एफ इज हेयर। एक्सेलरेशन को नहीं समझ में आता तो डी वी बाई डी टी कर लो, वी समझ में नहीं आता तो डी आर बाई डी टी कर लो। तो इसका मतलब ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो जब साइन इन्वर्जन होगा तो पोलर अपना साइन चेंज करेगा, ये वाला पोलर अपना साइन चेंज करेगा, नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होके फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो टॉर्क विल रिमेन एज इट इज। तो टॉर्क जो क्वांटिटी है वो भी चेंज नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी पहचान एक्सियल वेक्टर्स की होती है कि ऑन द इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे डू नॉट चेंज साइन। ये बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी डिस्कशन करेंगे, इसी पॉइंट से हम बेस बनाएंगे कॉन्सेप्ट का। तो ध्यान रखना कि पोलर वेक्टर हमेशा साइन चेंज करते हैं अंडर द इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट। छोटे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा पोलर वेक्टर्स का और पूछ लिया जाएगा कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, थोड़ा और एडवांस तरीके से देखा जाए तो आइगन वैल्यू के फॉर्म में पूछ देते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं कि भाई पैरिटी इन्वर्जन है ना। सो अगर P की वैल्यू -1 आई है ना, ये -1 बाहर आया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम बोलें कि भाई P साई इज इक्वल टू माइनस साई, तो ये माइनस साइन बाहर आया तो आइगन वैल्यू -1 हो गई इसकी। और अगर P साई रिमेन्स साई तो यहाँ पे वैल्यू प्लस हो गई। तो अगर इस ऑपरेटर की वैल्यू -1 आई तो वो पोलर वेक्टर होता है, और अगर इसकी वैल्यू P की वैल्यू +1 आई तो वो एक्सियल वेक्टर होता है। छोटे क्वेश्चंस में कभी भी ये चीज़ कहीं भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं एडवांस में तो CPT ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, चार्ज, पैरिटी एंड टाइम। तो CPT में अगर हम देखें तो द मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन से पूछा जाता है कि क्या पूरी मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो CPT इन्वेरिएंट हैं या चेंज होती हैं। तो जब चार्ज, पैरिटी और टाइम इन्वर्सल, ये समझेंगे चार्ज कॉन्जुगेशन क्या है, टाइम रिवर्सल क्या है, और पैरिटी इन्वर्जन आपने पढ़ा, इसी को कोऑर्डिनेट इन्वर्जन को ही हम पैरिटी इन्वर्जन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अगर ये तीनों ऑपरेशन हम लगाएं तो जो मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हैं वो इनवेरिएंट रहती हैं। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल इक्वेशन है वो CPT ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या होता है, तो इसका मतलब है दे रिमेन्स इनवेरिएंट। ये लिख लीजिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर CPT ट्रांसफॉर्मेशन। C स्टैंड्स फॉर चार्ज कॉन्जुगेशन, P स्टैंड्स फॉर पैरिटी इन्वर्जन, T स्टैंड्स फॉर टाइम रिवर्सल। तो अब चार्ज कॉन्जुगेशन और टाइम रिवर्सल में क्या देखते हैं वो भी जरा देखते हैं आगे। बात समझ में आई। सो ये पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर में एक बेसिक डिफरेंस हो गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन पोलर वेक्टर बताता है, एक्सियल वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बात करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट इधर जा रहा है I, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कर्लिंग अराउंड इट। इफ I is in this direction, magnetic field is in this direction. So मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन के साथ डायरेक्टली लेना देना नहीं है कुछ भी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ इसलिए है
क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर करंट अपोजिट होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट हो जाती, वो बात अलग है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्टली आपको करंट की तरफ या आपके मोशन की तरफ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, इसलिए एक्सियल वेक्टर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आपके इशारा करते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ इशारा नहीं करते हैं। दूसरी बड़ी पहचान ये होती है कि एक्सियल वेक्टर पे जब पैरिटी इन्वर्जन लगाते हैं तो उसका जो ऑपरेटर वैल्यू है, आइगन वैल्यू है, वो +1 ही रहता है। इसका मतलब है वो चेंज नहीं होते हैं। हावेवर पोलर वेक्टर्स पे जब भी पैरिटी इन्वर्जन लगता है तो वो अपना साइन चेंज करते हैं और उन पे p की वैल्यू, p ऑपरेटर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आपके पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर हो गए। ठीक है, अब समझते हैं टाइम रिवर्सल क्या है। सो नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल। इसी में लिखेंगे टाइम रिवर्सल। सो एज इट्स नेम सजेस्ट, टाइम रिवर्सल, टाइम को उल्टा करके देखना। सो t को -t करके देखिए। t को अगर -t करते हैं और फिर किसी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज कुछ ऐसी होंगी जिनमें चेंज आना होगा, उनमें t की वैल्यू -1 कहलाएगी, और जिनमें चेंज नहीं आ रहा होगा उनमें t की वैल्यू +1 होगी। तो इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल। किसी भी क्वांटिटी पर टाइम रिवर्सल ऑपरेट करना मतलब t की जगह -t कर देना। दैट आर टाइम रिवर्सल ऑपरेशंस। द नेक्स्ट इज द चार्ज कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इज चार्ज कॉन्जुगेशन। चार्ज कॉन्जुगेशन में क्या करेंगे, किसी भी क्वांटिटी में Q रिप्रेजेंट्स चार्ज, Q को अगर -Q से चेंज करें और फिर देखें कि कोई चेंज आया क्या। अगर साइन का चेंज आया तो C ऑपरेटर की वैल्यू हो जाएगी -1, अदरवाइज C विल रिमेन +1। C विल रिमेन +1। देखिए अगर चार्ज फॉर एग्जांपल R है आपका डिस्प्लेसमेंट, R डिस्प्लेसमेंट पे अगर आप चार्ज कॉन्जुगेशन C लगाते हो तो R में कहीं Q की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो R विल रिमेन R। तो इसके लिए चार्ज कॉन्जुगेटर ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो गई, +1। इसी तरह से आप कहें कि भाई वेलोसिटी है v, तो वेलोसिटी में कहीं Q आता है क्या, नहीं आता, इट विल रिमेन एज इट इज। जिस क्वांटिटी में Q की वैल्यू आती ही नहीं वो क्या चेंज होगा, तो आप कहेंगे सर चेंज कौन सी क्वांटिटी होगी, आंसर हो सकता है डेंसिटी। तो समझिए डेंसिटी रो क्या होती है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर वॉल्यूम। तो उसमें चार्ज की वैल्यू है Q, तो अगर Q को मैं -Q कर दूं तो चार्ज डेंसिटी भी माइनस हो जाएगी। तो चार्ज ऑपरेटर लगने पे ये -ρ हो जाएगी। तो यहां पे देखो C की वैल्यू कहलाएगी -1, इन क्वांटिटीज में कहलाएगी C की वैल्यू +1। और तीनों ऑपरेटर को एक साथ लगाना ही आपका CPT कहलाता है। CPT, चार्ज पैरिटी टाइम। और मैक्सवेल इक्वेशंस जो होती हैं दे विल रिमेन इनवेरिएंट। मैक्सवेल इक्वेशंस रिमेन इनवेरिएंट अंडर CPT ऑपरेशन। जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे तब ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जब सारी इक्वेशंस आपके सामने होंगी तो आप देख सकते हो कि किसमें क्या लगाने से क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, वो E और B की जो इक्वेशंस होती हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, वो जब हम पढ़ेंगे आगे तो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चार्ज कॉन्जुगेशन, टाइम रिवर्सल में t की जगह -t करना, पैरिटी इन्वर्जन में r की जगह -r करना, ये आपका पैरिटी इन्वर्जन कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर भी कह सकते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, सूडो वेक्टर। सूडो वेक्टर, सूडो वेक्टर का क्या मतलब है ना, वेक्टर जैसा तो है बट डायरेक्ट उसको वेक्टर नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर से हमारी जो इंट्यूशन है, जो हमारी साइन कन्वेंशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं कि वेक्टर इज समथिंग लाइक डिस्प्लेसमेंट, कि वो एक डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बट जो एक्सियल वेक्टर हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसलिए ये वेक्टर्स उन वेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं है। वेक्टर जैसे कुछ हैं
लेकिन डायरेक्ट वो वेक्टर नहीं है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए इनको सूडो वेक्टर बोलते हैं कि वेक्टर जैसा बिहेव करते हैं लेकिन डायरेक्ट वो वेक्टर नहीं है। तो जब भी मैं सूडो वेक्टर का नाम लूं, आपको क्या समझना है? एक्सियल वेक्टर। जब भी हम एक्सियल वेक्टर का नाम लें तो आपको क्या समझना है? सूडो वेक्टर, दोनों एक ही नाम है। और जब भी वेक्टर बोला जाए, सिंपली वेक्टर, तो क्या समझना है? वो पोलर वेक्टर है। बात समझ में आई? पोलर वेक्टर को बार बार कोई नहीं कहेगा कि पोलर वेक्टर नहीं, दैट इज वेक्टर। बट एक्सियल वेक्टर अगर लिखना होगा तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि दिस इज एक्सियल वेक्टर और इट इज ए सूडो वेक्टर। बात समझ में आई? चलिए, ओके। सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि टोटल जो क्वांटिटीज़ हम डिफाइन करते हैं वो स्केलर और वेक्टर में डिफाइन करते हैं। वेक्टर में जाते हैं तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है, सॉरी वेक्टर की जो डेफिनेशन है दैट इज़ कि उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए कि कंपोनेंट कंपोनेंट में ऐड हों, और एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन है कि ए प्लस बी कैसे करते हैं वो हम समझेंगे जब हम वेक्टर ऑपरेशन समझेंगे, तो लॉ ऑफ एडिशन भी समझेंगे वहाँ पे। और उसके बाद हमने कहा कि वेक्टर जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन, वी कैन स्लाइड। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ए को कर रहा है, इफ़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ऐसा है सो दिस रिप्रेजेंट्स माइनस ए, दिस रिप्रेजेंट्स ए। अगर इसको ए माना है तो दिस इज माइनस ए। अगर ऐसे रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे रखा है दोनों ए हैं, ऐसे रखे हुए दोनों ए हैं, ठीक है। उसके बाद कहा कि वेक्टर मस्ट ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंगली इन ए वेरी स्पेसिफिक मैनर एज पर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हमने वाई और जेड को ट्रांसफॉर्म करके देखा तो पता चला कि हमारा जो न्यू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है दे आर चेंजिंग इन अकॉर्डेंस विद द एंगल फाई विद विच द कोऑर्डिनेट सिस्टम वाज चेंजिंग। बात समझ में आई? तो वहां से हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वेक्टर को एक ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, वही क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। और वहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रोटेशनल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट में हेल्प यू समवेयर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स और इन द मैट्रिसेस। एंड उसके बाद हमने समझा कि वेक्टर जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो वेक्टर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर जो जिनकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है। उसके बाद हमने देखा कि पैरिटी इन्वर्जन पे पोलर वेक्टर अपना साइन चेंज करता है, एक्सियल वेक्टर साइन चेंज नहीं करता है। ये सबसे बड़ी पहचान है पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर की कि अगर पैरिटी ऑपरेटर p की वैल्यू -1 आई तो इसका मतलब वो पोलर वेक्टर है, और p की वैल्यू अगर +1 आई तो वो एक्सियल वेक्टर है। उसके बाद हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइम रिवर्सल और चार्ज कॉन्जुगेशन का देखा। t को -t से चेंज कर दें तो टाइम रिवर्सल कहलाता है, और अगर चार्ज q को -q से चेंज कर दें तो वो हमारा चार्ज कॉन्जुगेशन कहलाता है। ठीक है, अब सारी क्वांटिटीज़ आप एक बार देख सकते हैं कि पोलर वेक्टर में कौन सी होती हैं। हम भी एक असाइनमेंट के थ्रू इसको देखेंगे कि ढेर सारी क्वांटिटीज़ को एक बार पोलर और एक्सियल वेक्टर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि कौन सी पोलर होती है और कौन सी एक्सियल होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा कि हम वेक्टर ऑपरेशंस देखें जिनमें हम वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड द मोस्ट क्रूशियल डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट which will help us in understanding the triple product or the differential calculus. So next lecture will be very important. This lecture is up to now. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा please feel free to discuss. Okay, so bye bye, have a good time.